को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। बुओयेंसी के कुछ और कंसेप्ट्स हैं। एक बार कुछ रिवीजन टाइप के ना यार, थोड़े से छोटे-छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जस्ट ये वेरीफाई करने के लिए कि हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी। काफ़ी हद तक तो हमने पिछली बार में कवर कर लिया था, बट स्टिल। तो पहले तो प्रीवियस क्लास का एक फास्ट रिकैप कर लीजिए। रिकैप का मतलब ये है कि आप बुओयेंसी के बारे में जो कुछ हम लोगों ने लर्न किया था उसका कंसेप्ट। तो बुओयेंसी का फॉर्मूला रो वी जी। फॉर्मूले से पहले ना बुओयेंसी के बारे में, मतलब कहावत नहीं है कि किसी से पंगा लेना हो तो उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए पूरी बातें। कौन है Sum वो? of all forces by liquid pressure. So sum of all pressure forces Sum of by all liquid. pressure forces तो on all surfaces Sum of by the all pressure liquid. forces. बुओयेंसी तो पहली बात ये क्या है, सम ऑफ ऑल क्यों है, कितना है, मतलब ये कई सारी बातें होती है। मतलब अगर आप बुओयेंसी को प्रॉपरली समझना चाहते हो तो आपको ये सबका आंसर पता होना चाहिए। क्या है, क्यों है, कितना है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हम लोग हालांकि कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि क्या है व्हाट। तो इसमें कहा था कि द सम ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस, एक्टिंग ऑन प्रेशर की बॉडी। वजह से लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन है ये। क्यों है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से है। मतलब इसका कॉज क्या है, तो प्रेशर डिफरेंस है। कितना है, तो वो आर्किमिडीज का लॉ था, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो भी आप फ्लूइड डिस्प्लेस करोगे उसके वेट के बराबर है। ये आर्किमिडीज का था, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं था, बिकॉज आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये चीजें फेल हो गई थी, है ना यार। बट ठीक, फिर भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम करता है मेरा। यस सर। राइट। और क्या डायरेक्शन होगा, आखिरी पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स माइंड में हमेशा होने चाहिए। ये डायरेक्शन क्या थी इसकी। तो नॉर्मल केसेस में जो बुओयेंसी का डायरेक्शन दिखाते हैं वो अपवर्ड। Upward. आखिरी के 2 पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आखिरी के 2 पॉइंट्स जो है वो, मतलब आप इसको लॉक नहीं कर सकते कि ये हमेशा ऐसा ही होगा। कभी कभी Yes, बुओयेंसी नीचे भी आ जाती है। Yes, sir. ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस पहले तो इसके हैं जो बुओयेंसी से रिलेटेड ही हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको जानना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये है, हॉट एयर बलून की बात करें अगर, हॉट एयर बलून, तो इसका वर्किंग मेथड क्या होगा। हॉट एयर बलून का इसका राइज कैसे एक्सप्लेन करोगे। हॉट एयर बलून का राइजिंग फिनोमेना एक्सप्लेन करने को आता है कि बुओयेंसी इसमें किस तरीके से रोल प्ले करती है। तो हॉट एयर बलून या कोई भी बलून, अपने घर में नॉर्मल बलून भी अगर आप फुलाते हो बर्थडे वाला, तो बर्थडे वाले बलून के अंदर भी जब एयर इन्फ्लेट करते हो और उसको छोड़ते हो तो कुछ तो ऊपर चला ही जाता है थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। नॉर्मल बलून भी ले लो, कोई ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं हॉट एयर बलून की बात करें, बर्थडे वाले भी चलेंगे। बर्थडे वाले बलून, उनमें भी हवा भर के छोड़ते हैं तो वो छत की तरफ जाके चिपक जाते हैं ऊपर। Yes, sir. और बलून चिपकाने का एक और तरीका होता है कि उसको आप ऐसे कपड़े से रब करके और दीवार से लगा दो, वैसे ही चिपक जाते हैं। यस सर। Yes sir. चार्ज का कंसेप्ट है। खैर, इसमें बताओगे आप कि ये राइज करने का जो फिनोमेना है क्या होता है, मतलब ये क्यों राइज कर जाते हैं जबकि अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। सर उसके अंदर वाली हल्की होती है। क्योंकि ये हॉट एयर है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, और Yes, बाहर sir. का एयर कोल्ड है, मतलब टेम्परेचर उसका रिलेटिवली कम है। अंदर वाली की डेंसिटी कम होती है। हाँ, तो यहाँ पर डेंसिटी लो होती है हॉट एयर की, और कोल्ड एयर की डेंसिटी हाई होती है। तो कोल्ड एयर बुओयेंसी और बुओयेंसी सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है। बुओयेंसी का जो फॉर्मूला है वो सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होता है, जिसके अंदर है, मतलब हमारा मीडियम क्या है, जिस मीडियम के अंदर हम हैं, तो इसमें जो बुओयेंसी लगेगा वो निकालने के लिए आप लगाओगे वॉल्यूम। और इसमें भी कौन सा वॉल्यूम, बलून का एक्सटर्नल वॉल्यूम या इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल External. इनटू डेंसिटी जो सराउंडिंग की है, यानी कि कोल्ड एयर की डेंसिटी ऑफ द कोल्ड एयर, उसको सी ए लिख रहे हैं, कोल्ड एयर डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इनटू जी। जबकि जो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा, अगर हम W कैलकुलेट करें, टोटल वेट जो इसका मैटर है,
तो वेट ऑफ मैटर मतलब जो इसमें है उसमें क्या क्या चीजें काउंट करोगे आप मैटर में? Material used and air inside. तो मास ऑफ दिस बलून जो रबर का बना होगा मान लो अगर, तो जो जिस रबर का वो बलून बना होगा वो यूज करेंगे, प्लस उसके अंदर जो एयर है, द मास ऑफ हॉट एयर, और वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? इंटरनल वॉल्यूम रो into internal volume. इनटू डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इनटू जी, पूरे के साथ जी मल्टीप्लाई करते, मतलब बलून भी तो कुछ होगा ना, उसका भी तो कुछ वेट होगा, उसके रबर का कुछ वेट होगा, उसके अंदर एयर का कुछ वेट होगा। यस सर। Yes, sir. नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉयंसी है ये ज्यादा होती है और वेट ऑफ द मैटर कम होता है, जिस वजह से ये पूरा राइज कर जाता है। वेट ऑफ मैटर इज लेस, बॉयंसी इज मोर, एंड दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। बट सर आपने वीक एक्सटर्नल किसके लिए लिखा था? अरे यार, जो बलून होगा उसका आउटर वॉल यस सर। और इनर वॉल में थोड़ी सी थिकनेस आएगी। हालांकि अच्छा, सर। प्रैक्टिकली बात करें तो जो बर्थडे वाले बलून्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, यस सर। उनमें एक्सटर्नल इंटरनल का कोई मतलब नहीं होता, वो दोनों बराबर ही होते हैं लगभग। ओके सर। बाकी ये कहा जाता है कि ये बलून एक सर्टेन हाइट पे जाकर के स्टे कर जाते हैं, मतलब एक सर्टेन हाइट तक जाते हैं, वो मैक्सिमम हाइट होती है, उसके बाद ये राइज नहीं कर पाते। मतलब बलून्स की राइजिंग एक सर्टेन हाइट तक की हो सकती है। यस सर। और वहां पर ऊपर जाकर के ये हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तो यहाँ पर तो वो राइज करते हैं, पहले वो राइज करते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वही बलून जो होता है वो फ्लोटिंग मोड में आ जाता है। तो पर डेंसिटी सर वेट ऑफ मैटर में जी भी मल्टीप्लाई होगा ना? जी मल्टीप्लाई नहीं किया गया? हाँ, हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, वो नियर द सरफेस उसकी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। और जितना हम मतलब जितना एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितनी हाइट पे चले जाते हैं, वहां पर एटमॉस्फेयर, हाँ, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो बाहर की डेंसिटी थी ना, आउटसाइड डेंसिटी, ये रिड्यूस हो जाती है। मतलब यहाँ पर लेस डेंसर एटमॉस्फेयर होगा। तो आउटसाइड डेंसिटी और इनसाइड डेंसिटी जब बराबर हो जाएगी, लगभग ऑलमोस्ट जब बराबर हो जाएगी, जो डेंसिटी अंदर है वही डेंसिटी अगर बाहर हो जाए, जिस डेंसिटी की एयर अंदर है उसी डेंसिटी की एयर अगर बाहर मिल जाए आपको, क्योंकि ना हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। देखो, दो बातें नेग्लेक्ट करोगे, एक इस बलून का थिकनेस नेग्लेक्ट कर दो, तो थिकनेस, उसकी थिकनेस नेग्लेक्ट करने का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम्स लगभग बराबर होगी। यस सर। और रबर का मास भी नेग्लेक्ट कर दीजिए आप। बलून का मास कितना हो गया? आप बलून का पूरा एक पैकेट ला करके वेइंग मशीन पर रख दो, तब भी कुछ नहीं मालूम चलेगा, मतलब कोई सिग्निफिकेंट मास थोड़ी होगा। यस सर। आप अपना वेट जाके अपना वेट वेइंग मशीन में मेजर करो, और फिर अपनी दोनों पॉकेट्स में 2 बलून्स के पैकेट ले आओ और फिर खड़े हो जाओ। तो ऐसा थोड़ी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कोई बहुत माइनर चेंज आता है, आएगा ही नहीं। मशीन को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके पॉकेट में कुछ है। बलून लाइट वेटेड होते हैं। तो आप मास ऑफ रबर नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसकी थिकनेस नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो एक्सटर्नल इंटरनल वॉल्यूम सेम हो जाएंगे। और अगर अंदर की डेंसिटी और बाहर की डेंसिटी में बराबर आ गए, ये दोनों डेंसिटी बराबर हो गई, एक्सटर्नल इंटरनल वॉल्यूम्स सेम हो गए, और रबर का मास नेग्लेक्ट हो जाए, तो वेट और बॉयंसी बराबर हो जाएंगे हमारे। यस सर। तो इसका वेट और बॉयंसी जिस टाइम बराबर मिल गए आपको, वहीं पर ये बॉडी फ्लोट कर जाएगी। और ये इंटरनेशनल ओलंपियाड के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ भी चुका है। मतलब इंटरनेशनल ओलंपियाड नहीं, मतलब वो जो सेकंड स्टेज होती है ओलंपियाड की, उसमें Yes, sir. बलून्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। HCV में भी मतलब उनको ऐसे ही टॉपिक्स पसंद होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनको टॉपिक्स ही वो पसंद होते हैं जो डे टू डे लाइफ के हैं, बट रिलेटेड टू द फिजिक्स।
प्योर फॉर्मूले से नहीं होगा ये। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेंगे भी। अभी बुओयेंसी के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ये हो गया हॉट एयर बलून का कंसेप्ट। दूसरा सेकंड कंसेप्ट, बुओयेंसीज की वजह से जो वेट मेजरमेंट होते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते। आप इस पर डिसएग्री करोगे या एग्री करोगे? देखो कि जो बुओयेंसी है उसमें अगर आप वेट मेजरमेंट करते हो तो बुओयेंसी की वजह से इनएक्यूरेट होंगे ये सब कुछ। यस सर। कोई भी वेट Yes, प्रॉपर्ली sir. मेजर नहीं यस करेगा। सर। Yes, sir. पक्का? बुओयेंसी इज द रीजन फॉर इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नहीं, वो डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। वेट मेजर करने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट है। वेट मेजरमेंट आप कर सकते हो बीम बैलेंस के थ्रू, तराजू, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू और डिजिटल बैलेंस के थ्रू। कई तरीके हैं यार इसको मेजर करने के। तो कैसे बुओयेंसी का इफेक्ट आएगा? क्या उसका इफेक्ट बीम बैलेंस पर भी आएगा, तराजू पर, या स्प्रिंग बैलेंस पे ही आएगा, या आज की डेट में जो हम डिजिटल बैलेंस यूज करते हैं उस पर भी आएगा? डिजिटल बैलेंस Beam balance पे नहीं आएगा सर। बीम बैलेंस में नहीं आएगा, स्प्रिंग तराजू, बैलेंस तराजू और वे तराजू सब्जी वाले, जो सब्जी वाले बेचते हैं तराजू, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि Yes, अब तो sir. वो भी नहीं यूज करते इसको। अब तो अब सब जगह डिजिटल बैलेंस आ गया है। तो मंडे में कुछ यूज करते हैं। कहाँ पे? मंडी में? यस सर। Yes, sir. हाँ, मंडी में होता है अभी। Yes, sir. वहां पर लोग 100-100 किलो खरीद लेते हैं। तो खैर देखो, पहले स्प्रिंग बैलेंस की बात कर लेते हैं यार। स्प्रिंग बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा पहले तो, फिर बीम बैलेंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द स्प्रिंग बैलेंस, देन बीम बैलेंस एंड देन वेइंग मशीन, जो तीसरा तरीका है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास स्प्रिंग से अटैच एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ होगा, सपोज कैपिटल एम, और इसकी डेंसिटी कुछ रो है, रो ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मास एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और इसको स्प्रिंग से लटका दिया, मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस है, एसबी, स्प्रिंग बैलेंस। अभी ये क्या रीड कर रहा होगा इस टाइम पर? ये क्या रीड कर रहा होगा? अगर स्प्रिंग बैलेंस से कोई लोड हैंग कर दिया जाए तो कितनी रीडिंग आ रही होगी? सर अभी मास। उसका MG मास आ रहा होगा। जी। तो इसका मतलब इसकी जो करंट रीडिंग है, करंट रीडिंग विल बी नथिंग बट मास इनटू जी। सिंपल है, जितना वेट होगा वही मेजर करेगा वो। अगर वेट की बात की जाए तो किलोग्राम्स की नहीं, मतलब एक्चुअल में रीडिंग में एमजी रीड नहीं होता। किसी भी बैलेंस में जो रीडिंग होती है वो किलोग्राम्स की होती है, तो इसमें से जी नहीं आएगा एक्चुअल में। ठीक है, ये बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास वाटर भी है, किसी जार में, किसी बीकर में वाटर है, और उसको हमने किसी वेइंग मशीन पे रखा है। ये चीज जो है वो किसी वेइंग मशीन पर है, एक वेइंग मशीन पर, और इसकी अपनी एक रीडिंग है मशीन की। वो रीडिंग है सपोज दैट स्मॉल एम, मतलब इसका मशीन स्मॉल एम रीड कर रहा है। तो एक वेइंग मशीन पर पानी का वेट मेजर कर रहे हैं और स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हमने किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मास को वाटर में डिप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है ये जो मास एयर में था उसको हम इस लिक्विड में, वाटर में डिप करने जा रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के इंडिविजुअल रीडिंग्स पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, मतलब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और जिस वेइंग मशीन पे ये जार रखा हुआ है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है जी,
चेक करके बताओ आपका क्या लॉजिक बोलता है कि ये मशीन क्या रीड करेगी और स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा। सर स्प्रिंग तो बैलेंस में स्प्रिंग कम बैलेंस तो होगा अपनी यूजुअल Spring रीडिंग balance कम read करेगा। और मशीन ज्यादा रीड करेगी। सब मशीन का इसमें कोई फर्क आएगा स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग में? यस सर। यस सर sir. बिल्कुल आएगा। Yes, sir. buoyancy के कारण कम हो जाएगा। क्यों आएगा कब? सर बॉयल फोर्स की वजह से फोर्स की वजह से सर। buoyancy की वजह से। buoyancy की वजह से। क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रिंग फोर्स के अलावा और ग्रेविटी के अलावा एक बॉयंसी भी लगेगी इसके ऊपर। यस सर, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इट्स एक्चुअल वेट, एक्चुअली रियल वेट उसका जो m/g होगा, और माइनस बॉयंसी, क्योंकि बॉयंसी की डायरेक्शन ऊपर आएगी। यस सर। इसका रियल Yes, वेट sir. mg डाउनवर्ड होगा बट बॉयंसी ऊपर होगी, तो mg माइनस b। और वैसे भी आप एक चीज क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि लिक्विड्स में जो बॉडीज होती हैं वो लाइट वेटेड होती है, हल्की फील Yes, होती है sir. खुद से। आप स्विमिंग Yes, sir. स्विमिंग करने जाओ तो आपको खुद को हल्का फील होता है पानी में Yes, जाते ही। sir. यस वो फ्रेश वाटर सी वाटर वाला। वो भी एक कंसेप्ट है फ्रेश वाटर सी वाटर का, बट लिक्विड्स में हर चीज हल्की हो जाती है बिकॉज ऑफ द Yes. बॉयंस फोर्स। नाउ इसके ऊपर मशीन के ऊपर सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। सब बढ़ेगा। क्यों? नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो ऊपर क्यों? नहीं बढ़ेगा। में तो सर ऐड ही हुआ है ना मास। क्या ऐड हुआ है? यस। तो कितना बढ़ जाएगा, ये भी क्वेश्चन है, कितना बढ़ जाएगा? मान लो अगर यही कहा जाए, आपने कहा बढ़ेगा, हमने इसको सही मान लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन। ओरिजिनल रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग माइनस पॉइंट फोर्स। एफएस बढ़ेगा। सर ये तो दिया नहीं सर कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ या हुआ भी कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा भाई, पानी में कोई सर चीज लेवल डिप तो बढ़ करोगे, जाएगा ना वाटर का। प्रैक्टिकल बात है, वो तो एक बढ़ेगा ही सर बढ़ेगा। नहीं सर पानी भरेगा, अगर पानी पहले ही सर रिम तक भरा हो तो निकल जाएगा ना सर पानी। नहीं भरा भाई, नहीं भरा, खाली था। हम ऐसे जार में क्यों डिप करेंगे किसी को? ओके। सेम वाटर वाला कंसेप्ट चल रहा है भाई, हम क्यों पानी बर्बाद करेंगे? पहले तो आप ये बताएं बॉयंसी कितना होगा यहाँ पर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो करिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर इस ऑब्जेक्ट में मास m है और इसकी डेंसिटी रो है, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है मास और यस डेंसिटी सर से। एम बाय रो। m बाई रो ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस बॉडी का वॉल्यूम है, और बॉडी जितने वॉल्यूम की होगी, क्योंकि ये फुल्ली सबमर्ज है, फुल्ली सबमर्ज बॉडी पूरा है, वॉल्यूम आएगा। तो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और हमें चाहिए वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। So volume of displaced liquid will be multiplied by density of liquid and into g. This is the buoyancy. Mass upon density of object will give me the volume of the object, and since the object is fully submerged, the entire volume of object is the volume of liquid displaced by this object. And to find the weight of displaced liquid, multiply by the density of liquid and g. सर मशीन में बॉयंसी और बढ़ जाएगी, मतलब सर बी ऐड हो जाएगा रीडिंग में। हाँ, that means स्प्रिंग बैलेंस की नई रीडिंग क्या होगी? न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, mg माइनस बी। न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी, बहुत केयरफुल रहिएगा, न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। पहले वो mg रीड कर रहा था, अगर हम फोर्स के टर्म्स में बात करें। नाउ द न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी प्रीवियस रीडिंग व्हिच वाज m into g minus the buoyant force m divided by rho object rho l into g, इतना रीड करेगा। बट हम सबको पता है न्यूटन लॉ के अंदर भी आपको बताया गया था रीडिंग्स के बारे में, एक लेक्चर इसके ऊपर भी था। तो ये मैंने कहा था कि जो रीडिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में फोर्सेस की नहीं होती हैं, इनको फिर हम जी से डिवाइड भी कर लेते हैं। यस सर। यस सर। बट फिलहाल हम फोर्स के फॉर्म में समझा रहे, इसको जी से डिवाइड कर लेंगे, वो रीडिंग आ जाएगी।
मैं न्यूमेरिकली कर लूं, न्यूमेरिकली मान लूं कि सपोज ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल ये 10 किलोग्राम है जस्ट, और रो ऑफ लिक्विड और रो ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रिलेशन है, एक इक्वेशन दी जा रही है कि रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/2, फॉर एग्जांपल ये सब दिया जाए या 1/4 मान लो ऐसे। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा फिर? सपोज कैपिटल है हमने 10 किलोग्राम मान लिया और स्मॉल है हमने 6 3/4 किलोग्राम। तो आप इसमें से g हटा दीजिए, g को रिमूव कर, 3/4 तो कितना, मतलब कि ये 10 है तो कितना हुआ, मतलब कि 10 किलोग्राम बॉडी है तो यहाँ पर क्या 7.5 रीडिंग, हाँ, यानी ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ 7.5 किलोग्राम रीड करेगी। और ये कितना रीड करेगा मशीन? सर इसमें B+ हो जाएगा तो सर किसमें? मशीन पहले स्मॉल m को रीड कर रही है, मशीन की जो रीडिंग है वो पहले स्मॉल m है, तो इसकी नई रीडिंग क्या लिखोगे? M+B/G। New reading will be previous reading was small m into g and plus buoyancy, and why? Newton third law. एक्चुअली Every क्योंकि वो ब्लॉक भी पानी पे उतना ही फोर्स लगाएगा भी। every Yes, force sir. has equal opposite reaction. So if object will experience upward buoyancy, the liquid will experience downward buoyancy. Buoyancy भी तो force ही है. What is buoyancy? So it is actually force. And if it is force, Newton third law यहाँ भी लगेगा. तो जितना buoyant force इस ब्लॉक पर ऊपर लगेगा उतना ही buoyant force लिक्विड पर नीचे भी लगेगा। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ये मशीन क्या रीड कर रही होगी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर इसका कैलकुलेशंस करें। स्मॉल m 6 किलोग्राम था और buoyancy की वजह से क्या हो रहा है देखो, दैट मींस ये बनेगा स्मॉल m into g एंड प्लस द buoyant force। buoyant force ये है कैपिटल M डिवाइड ये चीज कैपिटल M अपॉन ये वाला कांसेप्ट। तो 7.5 ये वैल्यू 2.5 आई थी, ये वैल्यू किलोग्राम में 2.5 है कुछ और ये चीज किलोग्राम में 6 है, 6 है तो 8.5 तो 8.5 होगा वो, यानी 8.5 न्यूमेरिकली ये 8.5 किलोग्राम रीड कर रहा होगा। न्यूमेरिकली यहाँ पर 7.5 किलोग्राम की रीडिंग आएगी एंड न्यूमेरिकली यहाँ पर 8.5 किलोग्राम रीड कर रहे होंगे। जितना रीडिंग ऊपर कम होगा उतना ही रीडिंग नीचे वाली मशीन की बढ़ेगी। Yes, sir. है ना, एक की लेस हो जाएगी एक की इंक्रीज हो जाएगी सेम वैल्यू से। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ गया कि अगर कोई बॉडी लिक्विड में फुल्ली सबमर्ज हो, ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, तो ये टर्म उसका एपरेंट वेट कहलाएगा। फॉर द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि m into g उसका कहलाएगा एक्चुअल ट्रू वेट। m into g को आप उसका ट्रू वेट डिफाइन कर दीजिए और mg माइनस दिस कंप्लीट फैक्टर, इसको आप कह सकते हो उसका एपरेंट वेट। यानी कि फॉर द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, फॉर द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट g की इफेक्टिव वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स में g की इफेक्टिव वैल्यू, तो जब सबमर्ज नहीं थे तो मेरा आंसर m into g था और जब सबमर्ज हो गए लिक्विड में जाकर के तो आंसर बदल गया, यानी m into g कॉमन ले लो और 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि लिक्विड में जाने पर क्या फर्क पड़ा, लिक्विड में नहीं गए थे तो आंसर वाज m into g, लिक्विड में चले गए तो इतना टर्म और आ गया, मींस g मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म, यानी कि g into
1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप जी इफेक्टिव बोल सकते हो फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर फुल्ली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ऑब्जेक्ट्स फुल्ली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, उनके लिए ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू ये है। क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू ये है, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उस टाइम पे एकदम सब बाकी फोर्सेस को इंक्लूड करके ये ग्रेविटी उसको इफेक्ट कर रही होगी। हाँ, राइट। और न्यूमेरिकली इसको मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की तरफ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जो बेस्ड ऑन द ग्रेविटी है, लाइक ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इनसाइड द लिक्विड। क्या होगा रिजल्ट यार? A simple pendulum oscillates in the liquid. What will be the time period? So time period for a simple pendulum in the normal conditions, time period of a pendulum in the normal conditions is 2 pi root of L upon G. यहाँ पे G effective लिख देंगे। This is the time period when the oscillations are, when it is oscillating in air, जहाँ पर buoyancy नहीं ले रहे आप, इसको TA लिख रहे हैं। बट अगर यही ऑसिलेशंस लिक्विड में किए जा रहे हैं तो 2 पाई L, G को आप रिप्लेस करो बाय G इफेक्टिव। तो ना यहाँ पर G और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग इन द लिक्विड। ये मतलब हुआ इसको। सर यही डैम्पिंग होता है क्या? नहीं, ये डैम्पिंग नहीं है, ये डैम्पिंग नहीं है, ये ग्रेविटी, जैसे आप स्यूडो फोर्स के साथ ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज हो जाता है, तो वैसे ही बुआयंट फोर्स के साथ ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज हो रहा है। भाई ग्रेविटी एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, ग्रेविटी एक्सपीरियंस करोगे ना। सर ये चीज फिर समझा दीजिए। कौन सी? सर जो ये अभी जी इफेक्टिव 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट हुआ है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, जी इफेक्टिव का क्या मतलब है, मतलब हम लेबोरेटरी में जी को कैसे मेजर करेंगे, एक एक बार बताइए। हमें ये कहा जाए कि यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये साबित कैसे करोगे आप? क्या तरीका है ये प्रूफ करने का कि ग्रेविटी इज 9.8? बताओ कैसे समझो? एक्सपेरिमेंट्स करोगे? यस सर। यस सर। और पेंडुलम का ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, क्लास 11th में। पेंडुलम ही वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम जी की वैल्यू निकालते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप एयर में ना करके पानी में चले जाओ, आपके लेबोरेटरी पानी के अंदर है, तो क्या इसके ऑसिलेशन में सिर्फ ग्रेविटी ही लगेगी? आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर देखो, किसी So तो buoyancy भी उससे लगेगा। उससे ग्रेविटी का इफेक्ट कम नहीं हुआ। यस अगर सर हम हुआ। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर इस पे फोर्सेस देखेंगे तो एक टेंशन फोर्स आएगी, एक इसमें m/g का इसका वेट होगा, लेकिन इन दो के साथ एक नई फोर्स ऐड हो जाएगी इस केस में जो एयर में नहीं होगी। buoyancy upward होगी। तो अपवर्ड बुआयंसी, तो उस अपवर्ड बुआयंसी की वजह से इसका इफेक्ट रिड्यूस नहीं हो गया। mg के Yes, अपोजिट कोई चीज Yes, sir. हो गया। को इफेक्टिव ग्रेविटी बोल रहे हो कि नाउ ग्रेविटी विल बी लेस इफेक्टिव। इसका इफेक्ट बुआयंसी ने कम कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल करते वक्त जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब जितने भी ऐसे फॉर्मूलेज हैं या इक्वेशंस हैं जिनमें अभी तक आप जी का यूज करते थे, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जिसमें जी का यूज करते थे, वो प्रॉब्लम्स अगर लिक्विड में परफॉर्म की जाएंगी तो हमें प्रॉब्लम को फिर से नहीं सॉल्व करना। जो रिजल्ट आपके पहले पढ़े हुए थे उनमें जहां जहां जी आ रहा था वो रिप्लेस कर दो और उसकी जगह जी 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना काम करना है। हमें क्वेश्चन को फिर से सॉल्व नहीं करना वहां जाकर के। ये बात आई समझ में कि नहीं हुई? Yes, sir. आ गई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। पेंडुलम एक है, हाँ ठीक है। पेंडुलम का एक एग्जांपल और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ या कोई भी, मैं क्या क्वेश्चन ही थे न्यूमेरिकल्स में ये कहा जाए
काइनेमेटिक्स चैप्टर रिकॉल करते हैं, काइनेमेटिक्स। उसमें ये कहते थे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, काइनेमेटिक्स में या प्रोजेक्टाइल में, कहीं पर भी। तो इसके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप कहते हो कि इट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसमें भी g है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो तो किया लेकिन पानी के अंदर, आप बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी? जी इफेक्टिव भी ये लगेगा। effective यूज करेंगे की फिर। वैल्यू डाल देंगे सर। यही समझा रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस जो पहले आपने एयर में पढ़ रखे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लिक्विड में पूछा जाएगा। तो ये नहीं करना कि हम जा करके फिर से सॉल्व करने बैठ गए वहां पर, नहीं। हमें एयर वाला रिजल्ट पता है, लिक्विड वाले रिजल्ट में जाने के लिए क्या करना है, सिर्फ उसमें करेक्शंस करनी है। u स्क्वायर बाय 2g, साथ में एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, इसमें g के साथ एक फैक्टर लगाना है आपको, which is 1 1 रो एल रो बाय रो नॉट, रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये काम कर दीजिए और जितने फॉर्मूले पहले डिराइव कर चुके हो मैकेनिक्स में वो सब के सब काम करेंगे। सर जी इफेक्टिव को फॉर्मुलेट तो हमने बॉयंसी को सब फोर्सेस को अकाउंट में लेके ही किया है ना? बिल्कुल, जी इफेक्टिव यूज करने का मतलब बॉयंसी कंसीडर कर ली गई है इसमें। जी इफेक्टिव इज इंक्लूजन ऑफ द बॉयंट फोर्स, उसको इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव तरीका है जी इफेक्टिव। सर लेकिन ये तब के लिए वैलिड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में बॉल लिक्विड के बाहर ना आए। आप फुल्ली सबमर्ज, बार बार बोल चुका हूं, इस स्टेटमेंट 3-4 बार बोला मैंने, journey फुल्ली में सबमर्ज एंड इट मस्ट रिमेन इनसाइड द लिक्विड, बाहर ना आ जाए कहीं, ठीक है? यानी ये h max inside the liquid। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सुनो, एक एग्जांपल देते हैं, डाउट आपका ना ऐसे देखिए, एक एग्जांपल के फॉर्म में लेट न्यूमेरिकली लो, न्यूमेरिकल एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। तो सपोज u इक्वल टू हमारा 30 मीटर पर सेकंड है एंड रो ऑफ दिस रेशियो लिक्विड बाय ऑब्जेक्ट, इसको एक नाम भी देते हैं वैसे, आगे बताएंगे आपको। जो ये रेशियो होता है ना इसका, अगर वो लिक्विड वाटर है तो यस सर, यस और इसका एक रिलेटिव डेंसिटी का नाम भी होता है। खैर फिलहाल रो एल बाय रो की जो वैल्यू है वो सपोज 1/4 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी नाम देते हैं इसको। यस सर। अब बताओ जरा मैक्सिमम हाइट क्या आएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 60 एच मैक्स अगर एयर में थ्रो करेंगे तो क्या होगा, और एच मैक्स अगर लिक्विड में थ्रो करेंगे तब क्या होगा? इन एयर एंड इन लिक्विड में मैक्सिमम हाइट्स। तो एयर में आप ये लगाओ u स्क्वायर अपॉन 2g का कांसेप्ट, 90 एयर में, एयर में 45 और लिक्विड में 5 और 60। और यहाँ पर जब जाओगे तो 45 के साथ यहाँ पर ये टर्म और आ गया। आप बताओ कितना आएगा ये? 60 मतलब लिक्विड में उसकी हाइट ज्यादा होगी क्योंकि जी का इफेक्ट कम है ना वहां। तो यस यस यहाँ पर कम ग्रेविटी है तो कम ग्रेविटी में ज्यादा हाइट पे जाएंगे। बट सुनो, अब जो डाउट था वो ये था इन दो रिजल्ट्स के हिसाब से, अगर मैं एक टैंक यूज करूं यहाँ पर और वो टैंक 40 मीटर की हाइट का है, ओनली 40 मीटर, और उसके अंदर से मैंने इस बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, टैंक के बॉटम से 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, मतलब बॉडी सेम वैल्यूज यही है, रो एल बाई रो ऑब्जेक्ट इज स्टिल 1/4, बट टैंक सिर्फ 40 मीटर है। कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी? 60 मीटर। तो 60 मीटर का तो लिक्विड है भी नहीं, 40 का ही है। यस सर। तो अब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट हवा में आ जाएगा,
तो 40 तो पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर जब टॉप क्लियर पहले करेगा तो सरफेस पे वेलोसिटी जब पहुंचेगा तब ये वेलोसिटी निकाल काइनेमेटिक्स लेंगे। यूज करके निकालना है। सुनो, राइट, वो बिल्कुल सही है। पहले ये बात समझ में आई कि 60 मीटर मेरा तब आंसर होता जब लिक्विड वहां तक होता। यस सर। लिक्विड है ही नहीं इतना, 40 मीटर का लिक्विड है, हाइट 60 मीटर बता रहे थे, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इस इतना यहां तक आप लिक्विड में चलोगे, उसके बाद एयर में चलोगे। तो अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले? आप लोगों ने बोला काइनेमेटिक्स यूज कर ले, क्या करेंगे उसमें? काइनेमेटिक्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर? पहले सरफेस पे वाटर के सरफेस पे पहले वेलोसिटी सरफेस पे वेलोसिटी निकाल लेंगे बॉल की, निकाल के फिर तो उसके बाद मतलब फिर पहले एयर हम वाला इसके कर सरफेस देंगे। पर पहले इसके सरफेस पर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद ऊपर निकाल लेंगे। ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक तरीका और है, डिस्टेंस और स्पीड के न्यूमेरिकल्स में मैंने कई बार ये बात बोली है, डिस्टेंस स्पीड का न्यूमेरिकल कर रहे हो, सबसे आसान तरीका होता है एनर्जी मेथड। यस सर। कैसे? सुनना आप, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बताओ, लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, हाफ मास और वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, एंड मैं इसको रेफरेंस मानता हूं यार, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जो बोल रहे हैं उसको सुन लेना, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, अदरवाइज आप लेंदी मेथड में फंस जाओगे। लिक्विड में जी की इफेक्टिव वैल्यू बताइए कितनी है? जी इफेक्टिव, अभी जो फॉर्मूला लिखा गया था उसके हिसाब से 7.5 माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू 10 है। सर 9 9 9.8 बोल रहा था। अबे 10 ले लो, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट तक जा करके पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे लिखनी है, सुनो, मैक्सिमम हाइट तक पोटेंशियल एनर्जी, I was extremely bored before the medicine. तो पहले 40 मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, क्या होगी? 40 मीटर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी m इस पोर्शन का जी इफेक्टिव इनटू 40, हाँ, तो जी इफेक्टिव इनटू 40 और उससे भी ऊपर गए, मान लो उसके ऊपर h डिस्टेंस और चले गए, सपोज दैट, या y डिस्टेंस और ऊपर चले गए, तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी m g नॉर्मल। इफेक्टिव, एक मिनट सुनो, तो 40 और प्लस जो मैं नॉर्मल चाहिए था m नॉर्मल g is 10 and this y, यस बात आई सर। समझ? यस सर। और अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m30 स्क्वायर should be equal to the potential energy at the maximum height, which is calculated in 2 steps. First, you will find out the potential energy at the top of liquid, and then potential energy in the air. So it is m, g effective is 7.5, and plus m10y. ये सारे m कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल करोगे तो आप m कैंसिल हो जाएंगे। सर जब लिक्विड की मैक्सिमम हाइट पहुंचेंगे तो सर वहां की काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे क्या? हमारा एनर्जी कंजर्वेशन तो इन 2 पॉइंट्स पर चल रहा है ना यार। यस सर, बीच का आपने एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पर होगा, यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, उससे हमें क्या करना है? यस सर। पोटेंशियल फाइनल और चेंज इनिशियल एनर्जी इक्वेट की जा रही है, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं। यस सर। सर आपने बीच में पोटेंशियल लेते ना सर, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो तो पोटेंशियल एनर्जी 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करना है मेरे को। यस, वो जी चेंज हो रहा था इस वजह से। हाँ, कि पहले यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर इसके बाद की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तक जाने के लिए। ओके सर।
ये सर सर इसमें हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, क्योंकि सर मतलब फर्स्ट थॉट ये आता है कि बॉयंट फोर्स buoyancy conservative force मैंने है। अभी फिर बोला, अभी इसको बताने से पहले मैंने बोला है स्पीड और डिस्टेंस जहां पर पूछा जाता है वहां पर प्रेफरेबल Energy मेथड होता है एनर्जी, और ये मैं कई बार न्यूमेरिकल्स में बोल चुका हूँ। Yes, sir. स्पीड Yes, कैलकुलेट sir, करनी हो या डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो प्रेफरेबल मेथड होता है एनर्जी। Excuse me, sir. बाकी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रिटन लॉ तो है नहीं कि हम किसी के पास भी नहीं है कि यार इसमें एनर्जी लगना है। लेकिन देखो एक चीज है। Sir, हाँ जी, sir, sorry sir, वो मेरा माइक खुल गया था सर। कोई नहीं, गाना अच्छा था। कौन गा रहा था? सब छोटे छोटे सब भाई है सर, सब सर आते परेशान बहुत करते हैं सब। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, सॉरी सर। भाई का प्रेम भी नहीं, ठीक है चलो। देखो मैं बता रहा था मैकेनिक्स के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं यार, काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ ये एक पार्ट माना जाता है, वर्क एनर्जी और मोमेंटम ये दूसरा माना जाता है। थोड़ी सी और हिस्ट्री में जाओगे ना, और हिस्ट्री में बैक में, तो एक न्यूटन की दी हुई है और एक और साइंटिस्ट थे उनका दिया हुआ है कुछ। मतलब मैकेनिक्स की कई ब्रांचेस हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ से सॉल्व होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल एनर्जी से भी सॉल्व हो जाते हैं। एनर्जी का कंसेप्ट न्यूटन लॉ को सिंप्लीफाई करता है। सर वो फर्स्ट थॉट ऐसा आता है कि लिक्विड में बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, एयर में नहीं लग रहा है, तो फिर सर वही कंफ्यूजन हो जाती है कि Fx माइनस 0। कोई बात नहीं, पिछली बार बोल चुके हैं बॉयंसी कंजर्वेटिव है। जी सर वही। हाँ, तो खैर और तभी तो इलस्ट्रेशन करवा रहे हैं, नहीं तो फिर अगर ये चीज ऑब्वियस होती तो हम ये इलस्ट्रेशन करवाते ही क्यों। इसीलिए करवाया है। तो आगे से ध्यान रखोगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस बॉयंसी, प्रेफर करो एनर्जी मेथड। हाँ, अगर टाइम पूछा है आपको, टाइम, तो हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं बचता कोई, क्योंकि एनर्जी के किसी फॉर्मूले में टाइम तो आएगा नहीं। मतलब अगर मैं ये पूछ लूं कितना टाइम लगेगा जाने तक, अब मेरे पास कौन सा मेथड बचता है? काइनेमेटिक्स। हाँ, ये समझो, टाइम के अलावा डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में अगर कुछ है तो ट्राई करो ना एनर्जी मेथड, क्या पता जल्दी हो जाए। अब एक और प्रॉब्लम देखो, कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव किस तरीके से काम करता है, न्यूमेरिकल्स में हमें एडवांटेज कैसे मिलेगी इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो आपको पेंडुलम का दिखाया, एक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन दिखा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जी इफेक्टिव लगा सकते हो। सेकेंडली एक और चीज है, देखो वो थोड़ा सा यार अलग हो जाएगा कंसेप्ट, लेकिन एनीवे जो बीम बैलेंस वाला कंसेप्ट है, ट्राई करते हैं इसको। बीम बैलेंस, इस पर बॉयंसी का क्या इफेक्ट है। कुछ लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ये कहा था कि बीम बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्यों नहीं पड़ेगा उसका आर्गुमेंट दोगे? तराजू पर बॉयंट फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? सर मे बी क्योंकि दोनों एंड से सेम फोर्स लग रही होगी शायद। वो दोनों पैंस पे सेम लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों लगेगा तो सर वो बैलेंस। यस सर। चलिए तो देखते हैं जरा, एक बीम बैलेंस अगर हम मान लें और उसका पॉइंटर बीचों बीच होता है ऐसे करके, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो तराजू है वो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब कि बीम बैलेंस बिल्कुल सही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। यस सर। उसमें भी फॉल्ट हो सकते हैं, तराजू भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तो वो चीज नहीं है, तो बैलेंस परफेक्ट है, मतलब मशीन में खराबी नहीं है। हमारी नियत में खराबी हो सकती है, मशीन में नहीं। और ये दो वो धागे और यहाँ से ऐसे करके आप कहते हो कि इधर और इधर दो पैन होते हैं, तो एक पैन पर हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं जो हम परचेज करने गए हैं वो ऑब्जेक्ट, और दूसरे पैन पर उसके इक्विवेलेंट
ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट हम लोग वेट के बार्स पुट करते हैं, जिसको बट्टा बोलते हैं। 2 किलो 5 किलो वाले बाट नहीं होते, यस सर। यस सर। बाट ही बोलते हैं, बाट बट्टा ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या चलता है लैंग्वेज, हिंदी में शायद बाट बोलते हैं उसको यहाँ पर। यस सर, बाट बोलते हैं। अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस हैं। सर तो बाहर ये जो वेट बार है तराजू पे जो 2 किलो 5 किलो के रखते हो, इनका मटेरियल क्या होता है यार? किस चीज के होते हैं ये? आयरन के होते हैं। आयरन के होते जनरली। यस जनरली आयरन के होते हैं। और जो सामान आप खरीदने गए हो क्या वो भी आयरन है? नहीं सर, तो कुछ सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो जरूर तो है नहीं कि हम आयरन ही परचेज करें। हम गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं भाई, कॉपर भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा पैसा है तो गोल्ड परचेज कर लो, कम पैसा है तो एल्यूमिनियम परचेज कर लो। तो मान लो हम लोग बहुत पैसे वाले हैं तो गोल्ड परचेज करेंगे तराजू से, ठीक है, 10 किलो गोल्ड चलेगा? है जी, चलेगा सर। सर 10 किलो चलेगा। गोल्ड तराजू बहुत से। महंगा नहीं हो जाएगा सर? नहीं तो बहुत सुनो तो ज्यादा पहले, है। अब मेरा रोड में चला क्वेश्चन जाएगा। सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। 10 किलो गोल्ड आप तराजू से खरीदने गए हो, तराजू से। इमेजिन करो कि गोल्ड जो है वो सब्जी मंडी की तरह ठेले पे बिक रहा है। इमेजिन करो आपके घर के बाहर गोल्ड बेचने वाले आए हैं कि गोल्ड ले लो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 10 किलो गोल्ड आपने परचेज किया, फायदा किसका हुआ, आपका या दुकानदार का? सर हमारा। कैसे फायदा हुआ? पैसे तो दोगे ना, ये अब चोरी करने वाला फायदा नहीं है। मतलब पैसे दिए, गोल्ड का मनी दिया आपने उसको, जितना रेट है उसके हिसाब से पैसे दे दिए उसको। अच्छा है सर। फायदा का मतलब ये है, फायदा होगा है जी, सर मे बी शॉपकीपर को सर आयरन की डेंसिटी। आयरन की डेंसिटी कम होती है गोल्ड से, तो इसकी वजह से गोल्ड में भी थोड़ा ज्यादा नीचे चला जाएगा कंपैरेटिवली, जो 1 kg 10 kg है हाँ सर। तो उसकी वजह से जो अगर आयरन का 10 kg होता तो उससे वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा, बट हम लोग प्राइस एकदम उसके हिसाब से देंगे कि हम लोग 10 kg, बट मे बी हम लोग 900 अराउंड कुछ ले रहे हो। हाँ यही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो पैसा दोगे वो तो बार के हिसाब से दोगे ना। अगर उसने 10 किलो का बाट रखा है तो आप 10 किलो के पैसे दो उसको, यस सर। भले इधर 8 किलो, इधर कितना है उसका, तो उसको आप कैसे जज करोगे? आप तो ये देखते हो कि तुमने कितने बाट रखे, 10 यस किलो सर। रखा, आप 10 किलो का पैसा निकालोगे, पेमेंट कर दोगे। बाद में मालूम चला कि यार यहाँ तो 8 किलो निकला सर, सर दुकानदार का फायदा है। अब 12 निकल गया तो हमारा सर हमारा है तब। देखो देखो सही क्या चीज है। चोरी का तो और अच्छा। देखिए एक्चुअल में आपने जो ऑब्जेक्ट लिया, सपोज उसका मास MO है, एक्चुअल मास MO है, और जो बार पुट किए गए उनके मास MB है, MB जो बार पुट किए गए, ये उनके एक्चुअल मासेस है, एक्चुअल मास। और मैंने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परफेक्ट बैलेंस क्या होगा ना कि इधर और इधर सेम वेट आनी चाहिए, दोनों तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल वेट आनी चाहिए। इधर का वेट कितना है, इधर का वेट M एक्चुअल जी। M0 जी इंटू जी, लेकिन उसका इफेक्ट बदल जाएगा ना। अगर ये बीम बैलेंस लिक्विड में है मान लो, सर तब जी इफेक्टिव होगा। तो अगर हमारा बीम बैलेंस लिक्विड में है, और लिक्विड नहीं है मान लो एयर में भी हो अगर आप, तो एयर भी तो लिक्विड ही है, फ्लूइड है। ये सर मतलब प्रैक्टिकली भी ठगे जाते हैं। और क्या ठगे जाते हो? इवन अगर एयर में भी आप तराजू लेके बैठे हो तो एयर भी फ्लूइड है, बुओयेंसी तो उसमें भी लग रही है। तो एक्चुअली जी नहीं आ रहा है, ये 1 माइनस रो ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रो ऑफ गोल्ड, ये है इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट ये है, आप M इंटू जी जो सोच रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है। और ऐसे ही इधर भी जो इफेक्टिव वेट है वो अलग है।
जितना बार पे लिखा है 10 किलो का बार लगा दिया तो इसका मतलब 10 किलो का इफेक्ट नहीं आ रहा इधर, इफेक्ट 10 किलो से कुछ अलग है। सो मास ऑफ अ बार इनटू जी, और यहाँ पर 1 माइनस रो ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रो ऑफ आयरन, और दोनों तरफ इक्वल इफेक्ट जब आएगा, तब इक्वल balance। वेट नहीं, जितना इधर इफेक्टिव वेट है उतना ही इफेक्टिव वेट जब यहाँ पर आएगा तभी ये पॉइंटर बिल्कुल सीधा होगा, यस सर। और तभी बीम बैलेंस होगी। नाम की बीम बैलेंस क्यों बोला? बैलेंस किस चीज का बैलेंस कर रहे हो? क्या चीज बैलेंस हो रही है भाई यहाँ पर? इफेक्टिव का। दोनों तरफ इफेक्टिव वेट, एक्चुअल वेट टॉर्क बैलेंस हो जाता है, इधर का टॉर्क बराबर हो जाता है, पॉइंटर बिल्कुल सीधा। इनको इक्वेट करो। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज द मास ऑफ अ बार एंड 1 माइनस रो ऑफ एयर divided by rho of iron upon 1 minus rho of air upon rho of gold। अब हम पेमेंट किसके हिसाब से करते हैं? सर बार के हिसाब से दिखता है। इफेक्टिव के हिसाब से। देखिए अब सुनिएगा स्टेटमेंट, अगर आप एयर की डेंसिटी को अवॉइड कर दो, एयर की डेंसिटी नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट द डेंसिटी ऑफ एयर, तो ऑब्जेक्ट और बार बराबर मास के हो गए? यस सर। यस सर। Yes, मतलब sir. 10 किलो का बार रखा है तो 10 किलो का ही सामान आपको मिल रहा है, आपको जो परचेजिंग है वो 10 किलो की हो रही है, कोई किसी का प्रॉफिट लॉस नहीं है। बट अभी आप लोगों ने कहा कि गोल्ड ज्यादा डेंसिटी का होता है, तो न्यूमरेटर वाला टर्म ज्यादा है कि डिनोमिनेटर वाला है? एमबी को छोड़ दो, आप एमबी के अलावा बताओ। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कम है। रो एयर अपॉन रो आयरन और 1 माइनस रो एयर अपॉन रो गोल्ड, और आप लोग कह रहे हो गोल्ड ज्यादा डेंसिटी का होता है, तो एमओ और एमबी में से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? यहां पर छोटी वैल्यू रख रहे हो, आयरन इज लेस डेंसर, एमओ एमओ बड़ी। एमओ बड़ी आएगी, ठीक है पक्का? पक्का सर। यस सर। अगर ऐसा हो गया कि एमओ बड़ा है जैसा आप बता रहे हो उस हिसाब से, एक सेकंड बच्चे, तो आपके हिसाब से एमओ ज्यादा है? यस सर। तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, फायदे में कौन हुआ? हम लोग 10 किलो के बार के सामने आप ज्यादा मास परचेज कर रहे हो, लेकिन पेमेंट तो 10 किलो की कर रहे हो ना। यस सर। तो आप बेनिफिशियल हुए, दुकानदार नहीं। ये भी ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट दिक्कत क्या है कि कोई किलो में खरीदता नहीं है सर, ग्राम मिलीग्राम में ग्राम। और दुकानदार भी होशियार है, उसको पता है वो नुकसान में जाने वाला है, तो वो पानी वो प्योर गोल्ड बेचता भी नहीं है, डिजिटल वो अपना रखने लगे सर। यस सर, उसमें नहीं, आज डिजिटल रख रहे हैं, पहले बीम बैलेंस में ही होते थे, लेकिन तुम लोग तो शायद कभी देखा भी नहीं होगा। आज भी अगर कहीं मोहल्ले में कोई अगर आपकी ज्वेलर्स की दुकान हो ना, अगर लोकल शॉप कोई हो, यस सर होते हैं। आज भी वो ग्लास का एक बॉक्स रखते हैं, सब वो देखा है, और बीम Yes, बैलेंस yes, sir. अंदर होता है, ग्लास बॉक्स के Yes, अंदर sir. रखते हैं। यस सर, दिमागी होते हैं। दिमागी क्या, बॉयंसी का इफेक्ट नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो अपना नुकसान क्यों झेलेंगे यार? यस सर। क्योंकि गोल्ड के मामले में तो 1 ग्राम भी अगर ज्यादा हो गया तो कितने का नुकसान हुआ? इतना गोल्ड है सर, 1 किलो गोल्ड 1000 2000। आयरन के 5,000 बट्टे की जगह सर गोल्ड यूज आज करते हैं। आज 1000 2000 1 ग्राम आज 6,000 रुपए का है, 5,000 रुपए का है। कौन दुकानदार तुमको 5,000 रुपए फ्री में दे देगा? कमाने के लिए बैठा है कि लुटाने के लिए? हाँ सर, अगर दोनों साइड स्ट्रिंग ही अलग कर देते तो सर। एक सेकंड बच्चा, क्या कह रहे हो बच्चा, क्वेश्चन सुन ले पहले। सर अगर दोनों साइड स्ट्रिंग अलग कर देते तब तो सर
और भी चेंजेस आ सकते थे। तो भैया तब लेकिन बॉयंसी के अलावा बाकी चीजों का नुकसान हो जाता तुम्हें। ये तो एक फैक्टर है बॉयंसी। स्ट्रिंग छोटी बड़ी करोगे तो बीम को बैलेंस, तराजू बैलेंस करके कैसे दिखाओगे? नो सर सर अलग अलग मटेरियल की अगर स्ट्रिंग ले लेंगे तो हाँ वो कर सकते हो, तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी उससे। वो अलग हो जाएगी। यस सर, तो सर उससे तो सर चेंजेस आ सकते हैं ना। नॉर्मली हुए नहीं ना आज तक, क्योंकि बीम बैलेंस के थ्रू, इसीलिए जो महंगी चीजें हैं वो बीम बैलेंस से कभी मेजर नहीं होती। सर वो उसमें दो- इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। हाँ एक चीज, अगर आप कॉटन खरीदने जाओ या मतलब आयरन से कोई हल्की चीज परचेज करने जाओ, ऐसी चीज लकड़ी खरीदने गए, यस सर। कोयला खरीदने गए यस जो आयरन से कम है, तब कौन फायदे में है? तब हम लोग घाटे में हैं सर। शॉपकीपर। सर तो शॉपकीपर कोयला लकड़ी ये तराजू पे ही बिकते हैं आज भी। छोटे अब इनमें दुकानदारों का शीशा फायदा, नहीं लगाएंगे सर, अब इनमें शीशा नहीं लगाएंगे। छोटे नहीं तब दुकानदार को क्यों टूट मार रहे हो जाता। भाई? अच्छा, जो मतलब दुकानदारों ने फिजिक्स पढ़ी अच्छे से। कोयला बेचने वाला कितना प्रॉफिट कर लेगा, क्यों उसके पीछे पड़ गए? सर तब भी हम घाटा क्यों कराएं? कितना घाटा हो जाएगा भाई? 30 रुपए 40 रुपए किलो कोयले में कितना घाटा कर लोगे? चलता है अब भाई। सर ये डीआर वैल्यू है, इसको जोड़ के बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बनाओ भैया, तुम बॉक्स वाला बीम बैलेंस बनाओ। सुनो पहले, ये एक्चुअल मास है ऑब्जेक्ट का, लेकिन आपको क्या मालूम चलेगा? मैं इसको न्यूमेरिकली दिखाऊं, न्यूमेरिकली समझो, वेट इफेक्टिव वेट। न्यूमेरिकली समझो तो सपोज रो एयर 1.3 है। मैं अब एक रैंडम डेटा दे रहा हूं, रो एयर अपॉन रो आयरन। ये वैल्यू मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं, साइंस में ये वैल्यूज होती नहीं है, बट सिर्फ न्यूमेरिकल समझाने के लिए ले रहा हूं। ये वैल्यू मैंने मान लो 1/4 कर दी, और ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। एंड ये रेशियो जो है ये 1/5 है मान लीजिए, और आपके सामने दुकानदार ने 10 किलो का बाट रखा। आपके सामने दुकानदार ने 10 किलो का बाट उठा करके रख दिया, आपसे कहा भैया तराजू देखो बैलेंस है। आप भी मान जाओगे ठीक है बैलेंस है, बट एक्चुअल में आपको कितना ऑब्जेक्ट मिल रहा है? तो 10 किलो का बार रो एयर बाय रो आयरन 1/4, रो एयर बाय रो गोल्ड 1/5 करके देखो क्या मिल रहा है आपको। 10 किलोग्राम 1 - 1/4 और यहाँ 1 - 1/5, तो यहाँ पे तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कम आ रहा है कितना आ रहा है? सर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ब्लॉक इन 15/16 ऑफ एमबी। यस अरे MB हो गया आपका 10, 1 - 1/4 सर। सॉरी वो वैल्यू नहीं देखी। 4 और डिनोमिनेटर 1 - 1/5 4/5। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 150/16। 25/8 मतलब 10 से ज्यादा है कम है? सर कम है। कम है। कम है। कम है। कम है, तो अभी इसका मतलब पीछे जो आंसर दिया था वो गड़बड़ था कुछ। तो वही बहुत देर से सोच रहा था सर, वो कम ही आएगा हमेशा हाँ वो अगर ठीक है डेंसिटी गोल की ज्यादा है। हाँ तो वो सामने हो गया ना, वेरीफाइड हो गया। तो इसका मतलब आपके सामने 10 किलो का बार रखा जाएगा, लेकिन आपको सामान बेचा जा रहा है 10 किलो से कम। जो भी आ रहा आपका डेटा, मतलब वो सीधा सा रूल ये लगाओ, दोनों तरफ इफेक्टिव वेट बराबर होने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये क्या है, बिल्कुल भी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा क्या ये? किसकी वैल्यूज पे? सर जो आपने जैसे मतलब सर जैसे आपने जो ये मतलब आप कह रहे थे वैसे एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ये, जैसे जो 1/4 और ये जो रेशियो दिए हैं 1/5, इन पे क्या सर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा? मतलब अगर ये वैल्यू थोड़ी डिफर करेंगी तो कभी कभी मे बी मास क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन तब भी
आंसर कम ही आएगा अगर हम गोल्ड और आयरन की बात करेंगे तो। हाँ यस सर 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 सॉरी सर समझ गए ठीक है, अच्छा, चलिए। फिजिक्स में यार एक भी कंसेप्ट अगर आप उसको डीपली एनालाइज करोगे तो कोई भी कंसेप्ट इतना हल्का नहीं है। और आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे इन सबकी नीड है, सबकी नीड। एक और बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम, आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हो कि जनरली ये गलत ही होता है जनरली। इसमें ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में फॉल करे, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द लिक्विड, जैसे राइज करता है वैसे यहाँ पर फॉल कर रहा है ये। सो दिस ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द लिक्विड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन है। डेटम पे डिपेंड करेगा। सुनो तो, ये फॉल कर रहा है, लिख तो रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी कौन चाहिए। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी अगर ये अपने आप नीचे गिर रहा तो? सर बॉल की बॉल की डेंसिटी। अब ये वही मैं बोल रहा हूं, ये सब बताया नहीं जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिर रहा है इसका मतलब क्लियर है कि बॉल की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, नहीं तो फ्लोट नहीं कर जाता वहीं पर। यस यस सर। Yes, sir. सिंक तो हो रहा है कोई बॉडी, तो हैवियर ऑब्जेक्ट ही सिंक होते हैं। एनीवे, क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्ट को आप ए नाम दे दो और लिक्विड को हम बी नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट ए एंड लिक्विड इज बी। और क्वेश्चन ये है कि एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड, ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए increases, potential energy of A decreases, potential energy of B, which means liquid, increases, potential energy of liquid decreases. Option E, potential energy of A plus B system increases and decreases. क्या बनेगा? सर इसमें रेफरेंस सरफेस को ही लेंगे, वाटर सरफेस को? अब हमें नहीं पता, आपको रेफरेंस क्या लेना है या देखो। सर में डी क्या है? क्या चीज? डी सर, आप में एक ऑप्शन में डी भी लिखा हुआ है। आप ऑप्शन वो जल डी है एक्चुअल में। ओके जो गड़बड़ हो गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन में फंस जाते हो आप लोग। यही लैंग्वेजेस से डिस्टर्ब करती है, फिर हम लोग कहते हैं यार हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। बुक्स की लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है। एग्जाम्स में वही चीज वो ट्विस्ट करके पूछ रहे। ये ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर देन द लिक्विड, अदरवाइज ये नीचे गिरता नहीं। तो ये एक मतलब बताने वाली चीज नहीं है। फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, कोई भी बॉडी अगर नीचे जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बोलना चाहोगी? बढ़ती है कि कम होती है? सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट इज तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होती है, सरफेस है तो डिक्रीज ही होगी। तो एक तो बी ऑप्शन हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लिक्विड के बारे में लिक्विड तो वहीं पे अपनी जगह पे ही है। नहीं, बिल्कुल बात सही है। तो लिक्विड ऊपर नीचे नहीं हो रहा क्या? ध्यान से सोच के देखो।
सर जब बॉल नीचे जाएगी तो वहां पे जो लिक्विड होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इंक्रीज हो रही है Potential मतलब increase decrease हो होगा। रही है। एनर्जी बढ़ेगी। अब समझ आ गया ना Yes, sir. कि Yes, जब ये sir. बॉल यहाँ होगी तो यहाँ पर लिक्विड को तो डिस्प्लेस कर चुके होगे ना। वो ऊपर चला जाएगा। बट दो लोग एक साथ कैसे रह सकते हो? सॉलिड और लिक्विड सेम प्लेस पे तो होंगे नहीं। यस। तो जहां ऑब्जेक्ट है यहाँ लिक्विड नहीं होगा। फिर जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, तो जब ये सॉलिड वाली बॉडी नीचे आएगी तो यहाँ पर जो पहले से वाटर था, पहले से जो लिक्विड था, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। So वो ऊपर जाएगा। पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ पर खाली, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से हटेगा तो एक फ्री स्पेस नहीं आ गया, ऑब्जेक्ट के हटते फ्री स्पेस आया, तो यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ऊपर आ जाएगा वो। यानी जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा तो इनडायरेक्टली लिक्विड ऊपर आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। किसकी बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी? लिक्विड की। अब बताइए सिस्टम की उतनी ही रहेगी। अरे मालिक, कम होएगी। more denser body is going downward and less denser body is going upward. मतलब हैवी मास नीचे जा रहा है, लाइट मास ऊपर जा रहा है, मासेस में फर्क है। तो वॉल्यूम A की सेम ज्यादा रहेगा घटेगी जिस कंपैरिजन में B की बढ़ेगी, तो मतलब घट जाएगी A टोटल। प्लस B की ऊपर जाएगी। अरे भाई, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम तो लिक्विड का ऊपर जाएगा। यस सर। जी सर। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो हैवियर मास नीचे आए और हल्का मास, लाइट मास ऊपर जाए। अब बताओ पोटेंशियल टोटल डिक्रीज होएगा। टोटल डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, यानी एफ ऑप्शन। तो एक बार सिस्टम का डिक्रीज कैसे होगा वो बता दीजिए। MGH है ना, MGH। यस सर। देखिए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? सॉलिड वाला डिक्रीज हो रहा है तो उसके आगे लगाओ माइनस मास ऑफ द सॉलिड बॉडी इनटू GH, और लिक्विड ऊपर जाएगा तो प्लस मास ऑफ लिक्विड इनटू GH। बट कौन सा मास ज्यादा है इसमें से? दोनों सेम वॉल्यूम के हैं। सॉलिड का। तो नेगेटिव टर्म ज्यादा है ना। यस सर। सर जब हमने वो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल वो कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हम जी इफेक्टिव लेंगे ना। यस सर, वो लेना चाहिए। सुनो मेरी बात अब। हाँ, ये जो पंगा है ना, ये बहुत खतरनाक पंगा है। तो क्योंकि डेंसिटीज अलग अलग है। यस। सुनो बता रहे हैं आपको। देखो, जब आप ये कहते हो, मान लो अगर मैं ये कहूं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास का है और वो h डिस्टेंस फॉल हुआ, फॉल्स बाय h, तो आप क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया? मुझे बताओ, आंसर बताओ। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें? डिक्रीज। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में जैसे एयर होता, अगर मान लो कोई m मास एयर में h डिस्टेंस फॉल कर जाए तो आप क्या कहोगे? इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? माइनस MGH कहोगे ना? ये तो नॉर्मल पहले वाला मैकेनिक्स पे याद करो, माइनस MGH बोलोगे। यस। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोलता आ रहा हूं कि वो सारे कंसेप्ट्स जिसमें G इन्वॉल्व है उनमें G इफेक्टिव यूज कर लो। यस सर। So change of potential energy in this numerical will be minus m G effective, which is G into 1 minus rho of liquid by rho of object and into G. आपको इसे G इफेक्टिव को समझना पड़ेगा कि क्या है। ये इतना भी आसान टॉपिक नहीं है। जब तक कि ब्रेन में आपके बिल्कुल घुस ना जाए दिमाग में कि ये क्या वो कह रहा है यहाँ पर। G 2 बार आ गया सर। अच्छा यस सर, तो वो डेंसिटी में हम एक बार सॉलिड और एक बार लिक्विड ले रहे थे, इसीलिए कंफ्यूज हो। अब
जब आपने जी इफेक्टिव कंसिडर किया, और पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर एक बात और मैंने कही थी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की डिफाइन होती है। यस सर। यस सर। तो एयर वाले में वो सिस्टम कौन है? अर्थ और ग्राउंड, अर्थ और बॉल। अर्थ और बॉल, पार्टिकल। Particle plus earth was the system, and now the system is particle लिक्विड एंड अर्थ। plus earth plus liquid. Considering G effective means including the liquid in our system. मतलब ये जो राइट हैंड साइड पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, ये ना तो ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा रहा, ना लिक्विड का निकाला जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट और लिक्विड को मिला करके जो सिस्टम बनेगा, उसी का चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा रहा है। और क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट से, यानी ये वैल्यू कम है, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव में आएगा। सब वो पूरा नेगेटिव नेगेटिव बाहर भी है हमारा। नहीं, इसी का नेगेटिव, अंदर तो पॉजिटिव आएगा, ये ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा। यस सर, यस सर। अरे रो एल कम है ना, तो ये रेशियो तो 1 से कम हो गया। यस सर। So finally you will have negative sign in the answer, and negative sign in the answer means what? Decrement. Decrement. उसी को मैं F ऑप्शन कह रहा हूँ। सर अगर हम लोग PE A plus B plus अर्थ का सिस्टम के निकालते तब वो कंजर्व रहता? क्या क्या क्या? सर अगर जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ए पार्टिकल, बी लिक्विड और अर्थ के तीनों के सिस्टम का निकालते तब वो क्या ये सर तो किया है यहाँ पर, और क्या बताओ? तीनों तो कर रहे हैं यार। सर तो ये एनर्जी जा कहाँ रही है? अबे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, पोटेंशियल कहाँ कंजर्व होती है? सर टोटल एनर्जी। हाँ टोटल एनर्जी कंजर्व है ना यहाँ पे। जब ये फॉल करेगा तो इसमें वेलोसिटी नहीं आओगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल कम होगा वो उसके काइनेटिक में चला जाएगा। यस सर, यस सर, समझ गए। कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है भाई। मतलब इनफैक्ट अगर ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई हो तो कितनी स्पीड पर पहुंच जाएगी? अगर ये h डिस्टेंस गिरी हो तो h फॉल होने के बाद क्या स्पीड आ गई होगी? मान लो यही क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो यूजुअली h डिस्टेंस गिरने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। यहाँ पे g इफेक्टिव होगा नॉर्मली, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, g इफेक्टिव कर लीजिए, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। g के साथ 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट इनटू h, ये आंसर हो गया। और जी इफेक्टिव के थ्रू आंसर देने का मतलब आपने एक ऑब्जेक्टिव तरीके से बॉयंसी का इफेक्ट कंसिडर किया यहाँ पर। आई बात समझ में कि अभी भी प्रॉब्लम है जी इफेक्टिव में? सब समझ आ गई। आ गई सर। यस सर, आ गई। अब एक पॉइंट और जो बॉयंसी को लेकर के है, मतलब हम बॉयंसी को लेकर के कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे कि इसका कंसेप्ट वीक रह जाए मेरा, क्योंकि ये है डिफिकल्ट साइड पर। अगर हम किसी एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की बात करें, बहुत केयरफुल सुनना, बहुत ही केयरफुल। उसमें बॉयंसी का रिजल्ट क्या लिखोगे यार? एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉयंसी का फॉर्मूला, अगर हम कोई v वॉल्यूम की बॉडी को लिक्विड में डाल दें और हमारा ये कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, मे बी वी आर इनसाइड द लिफ्ट, कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये कंटेनर लिफ्ट की फ्लोर पे है और लिफ्ट ऊपर जा रही है। सो नाउ बॉयंसी, बॉयंसी का कॉज क्या था? बॉयंसी का कॉज क्या था? प्रेशर। और लेक्चर 1, प्रेशर डिफरेंस किन किन फैक्टर्स की वजह से आता है?
सर जी और एक्सेलरेशन। variation of g and variation of density. जी की वजह से भी आता है और ए की वजह से भी आता है। Yes, acceleration of container. हाँ, तो जब प्रेशर डिफरेंस दोनों की वजह से आएगा तो उसकी वजह से आने वाली बॉयंसी में भी दोनों का टर्म आएगा। Yes, sir. एंड ऑब्जेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, बॉयंसी जो कि नॉर्मली आर्किमिडीज लॉ के हिसाब से v रो ऑफ लिक्विड इनटू g होता है, वहां पर भी g इफेक्टिव का कंसेप्ट लगाओ, g plus a. G plus A, बिकॉज अपवर्ड एक्सेलरेशन का स्यूडो फोर्स नीचे जाएगा, डाउनवर्ड स्यूडो फोर्स की वजह से G का इफेक्ट पहले से ज्यादा होगा, G plus A। ये वही टॉपिक है जो न्यूटन लॉ में आपने रियल और अपरेंट वेट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Yes, sir. बताया था। और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हुआ कंटेनर का g minus a. जी माइनस से हो जाएगा सर। तो अगर किसी फ्रीली फॉलिंग कंटेनर में हो तो सर g नहीं, तब 0 हो जाता है। buoyancy 0। कंटेनर में ए एक्सेलरेशन है, पहले तो आप ए वाली की बात कर लो, अगर ये ए है तो क्लियरली बॉयंसी की वैल्यू बनेगी v रो लिक्विड एंड यहाँ पर g माइनस ए। और अगर ये फ्री फॉल करे 0 बॉयंसी हो जाएगी। फ्री फॉल, इफ कंटेनर इज अंडर फ्री फॉल, 0 याद करिए किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वेटलेसनेस कंडीशंस होती हैं। Yes, sir. Yes, sir. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वेटलेसनेस मतलब उसके अंदर जी का इफेक्ट नहीं होता, so there is no buoyancy, which means every point of this liquid, every point inside this liquid will be at identical pressure, pressure difference ही नहीं आएगा, ये सब इक्वल प्रेशर के पॉइंट्स होंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? सर जो g के इफेक्ट में गिरे। गिरना जरूरी है उसका? यस सर। फ्री फॉल में फॉल होना कंपलसरी है क्या? यस सर। इसके नाम में ही Yes, कंफ्यूजन, sir. नाम में ही कंफ्यूजन है। फ्री फॉल नाम से कंफ्यूज करता है। फ्री फॉल का मतलब गिरना नहीं, जिसकी एक्सेलरेशन g हो। जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो, सिंपल सा लॉ। हाँ, यस सर। ऐसा कोई भी मोशन जो सिर्फ ग्रेविटी लगे, अ मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ फ्री फॉल। फॉल वर्ड ये अंग्रेजी से मत कनेक्ट करिए कि फॉल मतलब गिरना, ट्रांसलेशन नहीं करना इसमें। फ्री फॉल मतलब क्या? अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। A satellite in the orbit. A satellite is in the orbit around Earth. कौन सा फोर्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में मेंटेन करता है? ग्रेविटेशनल। जी। Gravitational. So it is a circular motion but under gravity. It is a circular motion but under gravity. ये फ्री फॉल है। Motion of satellite in the circular orbit is a free fall. और इस सैटेलाइट के अंदर जी की इफेक्ट 0 होगी। सो इफ यू वांट टू मेजर द वेट इनसाइड अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, कितना आंसर आएगा? 0। मेजर्ड वेट विल बी 0। वहां अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट होता ही नहीं है। फ्री फॉल इसमें मत कंफ्यूज कर जाओ कि गिरे। इट्स सिंपली एनी टाइप ऑफ मोशन, वेदर इट इज अंडर द लीनियर, इट इज अ लीनियर, सर्कुलर और पैराबोलिक। इवन प्रोजेक्टाइल भी फ्री फॉल है बिकॉज वहां पर भी सिर्फ जी लगता है। यस सर। नाम की वजह से कंफ्यूजन है और उसकी वजह से सारे कंसेप्ट बिगड़ जाते हैं। So will there be any buoyancy inside the satellite which is orbiting around the Earth? No sir. No sir.
कोई बॉयंसी नहीं होगी, इसके अंदर बॉयंट फोर्स फील नहीं होगा कभी, ग्रेविटी ही नहीं है, वेट फील नहीं होगा तो बॉयंट फोर्स कहां से लगाओगे? बॉयंट फोर्स क्या है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड व्हेन एवरीथिंग इज वेटलेस। प्लस सर उसमें तो वैक्यूम भी हो जाएगा तो फ्लूइड ही नहीं रहेगा। वैक्यूम नहीं भैया, मास होगा, वेट नहीं होगा। वैक्यूम मतलब मैटर नहीं है वहां पर। जी सर। नहीं तो सर वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू है, जब फ्लूइड में है ही नहीं तो बॉयंट फोर्स का क्या सवाल उठता है फिर? हाँ फ्लूइड नहीं, फ्लूइड में तो होगी यार, फ्लूइड में तो रहेगी ये चीज। नहीं सर, ये नहीं, सैटेलाइट का एग्जांपल सर ले लें अगर, तो उसमें भी तो पानी के अंदर ही बॉडी को डाल के बात पूछेंगे ना, हवा में थोड़ी पूछेंगे। अच्छा ओके सर, मतलब वो आपने कंडीशन बताई है कि पानी में डाल रखा है बॉडी को। है ना, बाल्टी लेके सैटेलाइट में गए हो, बाल्टी में पानी डाल दो, सर जी सर। वो चीज बात हो रही है। और एक बड़ा ही और पॉइंट आपको बताएंगे, जो बॉयंसी होता है, हमने एक सेकंड लेक्चर में एक लाइन लिखी थी मैंने कि जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मैंने ये कहा था सेकंड perpendicular लेक्चर, to G effective. वहां से एटमॉस्फेयर परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। इफेक्टिव भी होता है। हाँ अब मेरी बात सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो 5-7 मिनट का टॉपिक और है, बॉयंसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स मेरे पूरे हो जाएंगे। हमने इस कंटेनर को एक्सेलरेट किया ए से, ये सेकंड लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि ऐसी कंडीशन में जो फ्री सरफेस होता है वो टिल्ट कर जाता है, यस सर। और Yes, sir. एंगल ऑफ टिल्ट भी निकाल चुके हैं। सर ए बाय जी, A by G. tan इनवर्स tan inverse A by G. tan इनवर्स ए बाय जी। तो दिस थीटा इज tan इनवर्स ऑफ a by g। कुछ बातें बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जी इफेक्टिव इसमें जो होता है वो कुछ ऐसे आता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। एंड व्हाट इज एक्चुअली जी इफेक्टिव? तो जी इफेक्टिव इज एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ जी एंड द स्यूडो फोर्स। ये तो होता है ना, जी और स्यूडो फोर्स का मतलब ग्रेविटी यस नीचे सर। यस सर। और ए का Yes, अपोजिट sir. वेक्टर माइनस ए करो और फिर इसको ऐड कर दो तो ये जी इफेक्टिव आ जाता है। और ये एंगल हमारा tan इनवर्स a by g होता है। ये सब प्रूफ हो चुका है, मतलब पिछले लेक्चर्स में है ये सब कुछ, यस सर। राइट। Yes, मैं sir. आपसे एक बात बोल रहा हूँ, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू g इफेक्टिव, दैट इज फ्री सरफेस के पैरेलल जो लाइंस होंगी, लाइंस पैरेलल टू द फ्री सरफेसेस, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार, इन लाइंस पर प्रेशर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सर एक बार फिर से बता दीजिए। all the lines or surfaces at 90 degree to G effective, or all the lines which are parallel to free surface of liquid, the pressure at every point on this line will be equal. Means if we have P naught pressure at this point, then on the same line we will have another pressure P naught, on the same line we will have a P naught. इसी के पैरेलल एक और लाइन है, फ्री सरफेस के पैरेलल एक और लाइन है। यहां पर अगर मेरा प्रेशर P1 है तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर P1 ही रहेगा। इसके नीचे जो लाइन है पैरेलल लाइन, वो भी है। इफ अगर एक जगह P2 आ गया तो उसकी उस लाइन के हर पॉइंट पर P2 होगा। ये बोल रहा हूं आपसे, आइसोबार इसको बोलते हो, ये आइसोबार्स कहलाएंगे।
every point on a line parallel to free surface will have same pressure. और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, बस चीजों को अपने नजरिए से देखने का तरीका है। किताब वाले नहीं देखते इन चीजों को। जब हम लोगों ने फ्लूइड एट रेस्ट की बात की थी कि पानी रेस्ट पे है, कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तब भी तो ये बात कही थी कि 2 पॉइंट्स अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले लो तो इनमें क्या प्रेशर डिफरेंस आएगा? नो सर। नो सर, बताया था आपने चीज। तो क्या ये लाइन जी के परपेंडिकुलर नहीं है? सर परपेंडिकुलर है। यस सर। It is G and AB is perpendicular. तो यही चीज तो मैं यहां बोल रहा हूं आपसे। G के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स अगर आप लोगे, परपेंडिकुलर टू G अगर आपके 2 पॉइंट्स हैं तो उनमें सेम प्रेशर होगा। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि G इफेक्टिव के परपेंडिकुलर साइड पर 2 पॉइंट्स ले लें अगर, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो इसमें? इसमें G यस सर। G के परपेंडिकुलर साइड पर अगर 2 पॉइंट्स लेते हैं तो वो सेम प्रेशर पे हैं। इसी को मॉडिफाई करो ना, जहां G लिखना था वहां G इफेक्टिव लिख दो कि G इफेक्टिव के परपेंडिकुलरली अगर मैं 2 पॉइंट्स चूज करूंगा तो वो सेम प्रेशर्स पे होंगे। यस सर। ठीक। यस सर। और इन कंडीशंस में बॉयंसी का डायरेक्शन क्या दिखाते हैं? अपवर्ड्स, मतलब G के अपोजिट। तो इन कंडीशंस में बॉयंसी लगेगी। अगर ऐसी कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज है, सो बॉयंसी की जो डायरेक्शन होगी वो G इफेक्टिव के अपोजिट। हाँ, यही मैं समझा रहा हूँ। G इफेक्टिव एक बार आपके दिमाग में घुस जाए बस, G इफेक्टिव एक बार माइंड में जाना चाहिए कि जितने भी कंसेप्ट्स G को लेकर के बने हुए हैं उन सबको मॉडिफाई करते चले जाओ तो आपके G इफेक्टिव कंसेप्ट्स आते जाते हैं। Buoyancy is upward, which is against gravity when the container is at rest. If you accelerate the container, there will be G effective, and now the buoyancy will be against G effective. And एक और चीज, आर्किमिडीज के हिसाब से buoyancy is वॉल्यूम जो हमने लिक्विड का डिस्प्लेस किया होगा, या यूं कह लीजिए कि सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। ये आर्किमिडीज का स्टेटमेंट था। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं buoyancy भाई? अगर आप सेम ही होगा, खाली G की जगह G इफेक्टिव हो जाएगा। तो इट इज V submerged रो लिक्विड, एंड instead of G we will use G effective. And how much will be the value of G effective if it is a resultant of these two vectors? G का root of a square plus root g a square plus g square root of a square plus g cos. Root of a square plus G square. That is the value of G effective. Which means the buoyant force in this case will be submerged volume times the density of liquid and the square root of a square plus G square at some angle. And what is angle? tan in by G. Right. So if I resolve this buoyancy in the vertical and horizontal components, if I resolve the buoyancy in vertical and horizontal components, तो वर्टिकल में नोटिस, एक मिनट बचा है, रुक जाओ। G इफेक्टिव के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में buoyancy है, just opposite to G effective buoyancy है, which means the buoyancy is making theta angle with the vertical. yes sir, So vertical Yes, sir. component of the buoyancy, B cos B theta. sin theta. this into cos theta. Yes, sir. yes
And what is cos theta from this triangle? Cos theta. G by G. G by G effective. Effective. G upon this one. Yes sir, G upon G effective. मैं यहाँ पर B लिखूंगा. B is V submerged, rho liquid and G effective. That is the buoyancy. और उसमें cos theta multiply करेंगे. Cos theta is G divided by G effective. G effective. Which means it is V submerged rho liquid into G. जो पहले था. But buoyancy का horizontal component क्या होगा? A. Is V submerged, rho liquid, G effective and sin theta. Sin theta. A by G effective. A by G effective. So this is V submerged rho liquid into A. कंपोनेंट फॉर्म में ये होंगे और रिजल्टेंट फॉर्म में ये होगा. रिजल्टेंट buoyancy पूछी जाएगी तो ये लिख दीजिए. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखते हो तो ये आंसर्स आ जाएंगे आपके buoyancy के. Yes sir. जल्दी से नोट कर लो. सर कर लिया. बच्चे बाकी लोग इसमें ना थोड़ा सा इनको लिख लेने दो अपने हिसाब से. ओके सर. कंसेप्ट है वो सारे लिखने दो. आप लोग लिख के बताइएगा. Yes sir. लिख लिया. Yes, sir. क्योंकि जब कंसेप्ट तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ना कर लिया जाए. कोई थियोरेटिकल तो हो गया बट अब एक न्यूमेरिकल करने से ही थोड़ा सा आइडिया लगता है. First question. कंटेनर, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ पार्ट सबमर्ज्ड है. पार्शियली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है. ये पार्शियली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है. And the container is on a platform. क्वेश्चन ये है कि पहले ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है और इस ऑब्जेक्ट का कुछ फ्रैक्शन इसका सबमर्ज है और ये फ्लोट कर रहा है. अब अगर इस प्लेटफॉर्म को अपवर्ड एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे तो पहले से ज्यादा फ्रैक्शन सबमर्ज होगा, पहले से कम फ्रैक्शन सबमर्ज होगा या पहले के बराबर ही सबमर्ज रहेगा. ये तो पहले से ज्यादा. अर्लियर सुन तो लो क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुन लो, तो बता रहे सब दो के बाद क्वेश्चन है. अर्लियर द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट. नाउ इफ platform is accelerated in the upward direction, the submerged volume, option A, will increase, option B will decrease, option C remains same. अब बताओ क्या आंसर बोल रहे थे. तो डिक्रीज होगी. कॉन्फिडेंस है Yes या sir, फिर volume decrease. मतलब इंट्यूशंस है. कॉन्फिडेंस है. सब कॉन्फिडेंस Intuition है. नहीं कॉन्फिडेंस है. चलिए देखो, जब ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था
तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी बताओ? ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जी और बॉयंट फोर्स। mg और बॉयंट फोर्स and buoyant force is v submerged into rho of liquid into g. यस और फ्लोट करने की कंडीशन बताना। दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होंगे। करो करो जरा। फ्लोट करने के टाइम पर अगर ये दोनों बराबर है तो m बराबर v सबमर्ज इनटू रो ऑफ लिक्विड। फ्लोट करने की कंडीशन में क्या कहीं g इन्वॉल्व है? नो नहीं सर। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन g के इंडिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट करने से g का इफेक्ट बदलता है, लेकिन g से हमारा इस कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है। Which means the submerged volume is the mass divided by density of liquid. अब बताओ, प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर दोगे तो क्या मास बदल जाएगा? नहीं सर। डेंसिटी बदल जाएगी। आंसर रिमेन सेम। रिमेन सेम। बराबर ही रहेगा सर। तो लगता है वो होता नहीं है आंसर, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको कई बार, लेकिन मन में ख्यालात क्या आते हैं मैं सर बता पर दूंगा। मन में जो ख्याल आया होगा वो ये, जिसके थ्रू आपने एक बार में आंसर दिया कि जब प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर देंगे तो बॉयंसी बदल जाएगी। यस सर। कोई डाउट नहीं उसमें, बिल्कुल तो सही जी है। इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जी उसकी buoyancy- वजह से फिर से कम बॉयंसी क्या हो होगा जाएगी? काम। बॉयंसी क्या हो जाएगी? जी प्लस है या जी प्लस माइनस है? है प्लस है। प्लस से हो प्लस जाएगा। है। तो बॉडी का वेट भी तो बढ़ जाएगा वेट स्यूडो भी फोर्स तो, की हाँ वजह से। सर। यस सर। यस सर। भी तो जी प्लस ए करो। सब वो फिर से कैंसिल हो जाएंगे तो वही आ गया। बिल्कुल, जिस प्रपोर्शन में बॉयंसी बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में बॉडी का वेट भी तो बढ़ेगा। Yes, sir. And still the same condition will be for the rotation of object. इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सेलरेट करने से बॉयंसी ज्यादा लगेगी, बिल्कुल सही बात है, लगेगी ज्यादा बॉयंसी, लेकिन पैरेलल में ही बॉडी पहले से ज्यादा हैवियर हो गई, फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। तो जितना ऊपर वेक्टर बढ़ रहा उतना नीचे भी बढ़ गया। ये सब क्वेश्चंस कराने का मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये रियलाइज कराने का है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स में कभी कभी जो हमारी इंट्यूशंस होती है ना वो सही नहीं बैठती हैं। जो हमको लगता है, जो हम सोचते हैं, कभी कभी मतलब आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि आप इन न्यूमेरिकल्स में गेस वर्क तो बिल्कुल भी ना करिए, तुक्का तो बिल्कुल ना मारो। एक क्वेश्चन और है, हमारे पास कंटेनर में एक स्फेरिकल बॉडी है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्फेरिकल बॉडी कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को नीचे हमने यहाँ पर बांध देता है। बलून मान ले, बलून टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे बांध दिया वरना उड़ जाएगा, और ये बिल्कुल सबमर्ज है, फुल्ली सबमर्ज्ड, completely submerged, and this container is at rest. So container is at rest, object stationary है। अब अगर इस कंटेनर को राइट साइड एक्सेलरेट करें, मैं पहले क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। इनिशियली कंटेनर इज एट रेस्ट, string is vertical, और इसमें टेंशन भी है, मतलब लूज नहीं है, ये टाइट स्ट्रिंग है। इनिशियली स्ट्रिंग इज वर्टिकल, टेंशन फोर्स काम कर रहा है इसमें, एंड कंटेनर रेस्ट पे। अब if we accelerate the container towards right side, the string will deflect in the forward direction or it will deflect in the backward direction। ये बताना है आपको, in which direction the string will deflect। सर राइट साइड। सर एक्सेलरेशन राइट साइड। हाँ, कंटेनर को राइट एक्सेलरेट कर रहे हैं।
सर लेफ्ट। राइट साइड। राइट साइड। अब यहाँ दो तरीके से आंसर दे रहे हैं लोग, जो लगता है वो होता नहीं है, तो लोगों ने उल्टा आंसर दे दिया। देखा हुआ है। अच्छा, ये करा हुआ है क्वेश्चन, Yes, देखा sir. हुआ है। तो इसका ये भी तो कह सकते हैं, आपने बताया था कि उस तरफ से लग रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड जितना जाएंगे उतना प्रेशर उस समय ज्यादा हो जाएगा उधर। कई तरीके, अगर आप सही मेथड लगाओ। एंड आगे क्वेश्चन था बाय व्हाट एंगल। तो ये रेस्ट वाली कंडीशन है यार। अब एक्सेलरेट करने पर क्या हो जाएगा, इस कंटेनर को अगर एक्सेलरेट कर दे तो ये रेस्ट वाली कंडीशन। अब इसको हम एक्सेलरेट करेंगे तो कितने चेंजेस मिलेंगे आपको एक्सेलरेट करने के बाद? चेंजेस, पहला इसका फ्री सरफेस टिल्ट हो जाएगा, पहला चेंज ये आएगा। और उस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलरली जी इफेक्टिव होगा और ऑब्जेक्ट जी इफेक्टिव के पैरेलल में ही स्टे कर सकता है। सीधा सा लॉजिक। जब ये रेस्ट पे था तो G was vertical and therefore string was vertical. Now G effective is tilted, string is tilted at some angle theta. कितना एंगल होगा? एक लाइन बता सकते हो आप? tan inverse a by g. tan inverse a by g. राइट, tan inverse a by g से टिल्ट हो जाएगा वो राइट साइड। इट इज tan inverse a by g. तो एक बार फिर बता दीजिए कि बलून का टिल्ट होने को आपने जी इफेक्टिव से कैसे रिलेट किया? क्यों बता रहा हूँ। फोर्सेस क्या दिखाओगे इसके ऊपर? सर ऐसे नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड फोर्स ज्यादा लगेगी? स्यूडो। हाँ, वो भी तरीका है। तो राइट साइड टिल्ट होगा। लेफ्ट साइड ज्यादा फोर्स क्यों लगेगी? सर लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होगा ना, एक्सीलरेशन राइट साइड है। तो प्रेशर इधर ज्यादा होगा तो ये Pressure फॉरवर्ड ज्यादा पुश करेगा। जिधर ज्यादा प्रेशर होगा उधर से प्रेस ज्यादा करोगे, फॉरवर्ड प्रेस करोगे। यस सर, तो सर फोर्स ज्यादा होगा तो राइट साइड टिल्ट होगा। तरीका है, ये भी तरीका है। सर ये बाकी बात लोगों को फोर्सेस क्या क्या होंगी तो नोटिस करना। अब आप इसका mg नहीं लिखोगे, mg इफेक्टिव। और बॉयंसी में भी v रो g के साथ में और एक टेंशन फोर्स, तीन फोर्सेस होंगी। अगर ये तीनों सेम लाइन पर नहीं आए, तो जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को बांधा है आपने, टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क बन जाएगा। यस सर। अगर ये सारी फोर्सेस इस पॉइंट से पास नहीं करेंगी तो एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा पॉइंट ए के अबाउट, जो इसको रोटेट करा देगा। तो इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है, इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब बॉयंसी, mg और टेंशन फोर्स ये सब पॉइंट ए से पास हो जाए। और ये सिर्फ तब होगा जब स्ट्रिंग जी इफेक्टिव के पैरेलल चले, क्योंकि बॉयंसी भी जी इफेक्टिव के पैरेलल होती है, बॉडी का वेट भी जी इफेक्टिव के पैरेलल होता है और टेंशन फोर्स तो है ही वैसे। एक्सक्यूज मी सर। सर ये एक बार फिर से बता दिए, राइट साइड क्यों एक्सेलरेट किया सर? बता तो दिया आपको ना कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा अपने आप को जी के पैरेलल मेंटेन करेगी, पैरेलल टू जी। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट, आखिरी एफर्ट लगा लेते हैं, आया तो ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, चलो ये बताओ। यहाँ पर जब वो रेस्ट पे है तो कौन कौन सी फोर्स आएंगे? टेंशन और mg और बॉयंसी और सर बर्न और बॉयंसी। एंड बॉयंसी विल बी v रो ऑफ लिक्विड इनटू g। मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, तो ये बताओ बॉयंसी ज्यादा है कि mg ज्यादा है? अगर टेंशन फोर्स की वैल्यू आनी है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा जिससे टेंशन डेवलप हो? बॉयंसी। ज्यादा होगी। इसका मतलब v इंटू रो एल m से बड़ा है।
यस भाई यस सर ऊपर ज्यादा फोर्स होगी तभी तो यहाँ पर टेंशन आएगी। यस यस सर अगर Yes, डाउनवर्ड फोर्स यस ज्यादा हो सर गई फिर तो ये नीचे चला जाएगा। जी सर। ठीक, एक्सेलरेट करने के बाद कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी बताओ। सर सूडो और आ सर एक जाएगी। सूडो जुड़ जाएगी लेफ्ट साइड। ध्यान से देखो, फोर्सेस आफ्टर एक्सेलरेशन ये तो रहेंगे ना। यस यस तो सर सर। सूडो क्यों आएगी, वो तो mg buoyancy में काउंट हो जाएगी। सुनो 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 सुनो, ये दो तो रहेंगे ही। यस यस सर अभी हम लोगों ने बॉयंसी के कंपोनेंट्स निकाले थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यस सर तो नाउ एक हॉरिजॉन्टल बॉयंसी भी तो आएगी, ये तो वर्टिकल बॉयंसी होगी। यस सर। और अभी थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशंस की थी बी रो एल ए। v रो एल ए, लेकिन एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा ma का, स्यूडो फोर्स भी आएगा। और v इंटू रोयल m से बड़ा है, तो बी एच बड़ा होगा। तो ये चीज m से ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल बुoyancy सूडो फोर्स से ज्यादा है। तो किधर जाएगा ये, राइट के लेफ्ट? राइट राइट। ठीक है सर समझ गए। सर टेंशन भी इस- तो दिखाइए। भाई पहले सिर्फ बॉयंसी का वर्टिकल पार्ट था, अब बॉयंसी के दो पार्ट से, और उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट स्यूडो फोर्स से ज्यादा है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे इसमें। सर और मैं तो ऑब्जेक्टिव करने की बात कर रहा था भाई, ये तो डिटेल में चले गए हम लोग। रिमेंबर, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज पैरेलल टू जी इफेक्टिव, ध्यान रखिएगा। पेंडुलम टाइप की जितनी बॉडीज होती हैं, पेंडुलम टाइप मतलब स्ट्रिंग से कनेक्टेड अगर कोई बॉडी है तो उसका इक्विलिब्रियम हमेशा जी इफेक्टिव के पैरेलल में ही मिलेगा। और ये बात मैंने सिंपल पेंडुलम में भी डिराइव की हुई है, जब उसका टाइम पीरियड Yes, sir. कैलकुलेट करते थे, जब हमने कहा Yes, था sir. ग्रेविटी के अलावा कोई Yes, और sir. फोर्स लग जाएगी, तब भी ये चीज बताई थी हमने कि इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर स्ट्रिंग जी इफेक्टिव के साथ चली जाती है। यस सर Yes, sir. पेंडुलम के लेक्चर में देखो, आप मिल जाएगा। जी सर उस पॉइंट पे टॉर्क भी 0 हो जाता है सर। तो यही चीज यहाँ भी लगा रहे बच्चे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो, हम हर चीज को सब्जेक्टिवली अगर लेके चलेंगे ना, तो यार एग्जाम भी क्रैक करना है मेरे को। नॉलेज भी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए, और स्पीड भी चाहिए, जिस तरीके से आज इंडियन टीम ने खेला है वैसी स्पीड। सर जी यस सर बढ़िया खेला है बहुत। सर बढ़िया बहुत कह रहा है। जी, तो वो स्किल भी चाहिए उनको। टेस्ट मैच के अंदर भी आपको जरूरत पड़ने पर स्पीड में बैटिंग कर पाओ, तो उसके लिए नॉलेज प्लस कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स भी चाहिए होती है। नहीं तो फिर वही आप पुजारा जो वाली। पुजारा वाली, लेकिन फिर भी पुजारा को भी क्रेडिट चाहिए। तो बचा लिया की था वजह से उसने, बचा लिया सर पुजारा उसने। की बात है। यस सर। पंत की तरह खेलना है